दोस्तों आपने जो अब ये वीडियो देखा, ये हमारे देश की एक प्रमुख नदी यमुना नदी है। और इसके यमुना नदी का जो हाल है दिल्ली में, इसका कारण क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। यमुना नदी का उद्गम हमारे ही देश में होता है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर बेसिकली गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में वहाँ पे है, वहाँ से नदी अपना रास्ता बनाते हुए हिमाचल के पोंटा साहिब पे आती है और फिर पोंटा साहिब से आगे आकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जाके दिल्ली जाती है और दूसरी जाके संगम में गंगा के साथ मिल जाती है। बस इतना ही है यमुना नदी का, आप कह सकते हैं, रास्ता, या पूरी जो उसकी लेंथ है इतनी ही है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी साफ़ सुथरी नदी जो कि उत्तराखंड और हिमाचल से होके आती है, अचानक दिल्ली में इतनी गंदी हो जाती है कि उसके ऊपर बेसिकली फॉर्मेशन हो जाते हैं। फॉर्म्स यानी कि झाग का। और ये झाग कोई आम झाग नहीं है कि जिससे आप उठा के कपड़े धो दिए, वो वाले झाग नहीं है ये। दिस आर बेसिकली टॉक्सिक फॉर्म्स। टॉक्सिक फॉर्म्स मतलब जहरीली झाग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली में 60% तक पानी का सप्लाई यमुना नदी के थ्रू होता है। लेकिन अभी यमुना में इतनी ज़्यादा एमोनिया का प्रेजेंस आ गया है, एमोनिया का मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गया है यमुना नदी के पानी में कि दिल्ली वासियों को पानी पीने की भी लानत हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ये खबर है कि पिछले आगे चल के कुछ 3-4 दिनों में यहाँ पानी की कमी भी होने वाली है। तो ऐसा क्या हो रहा है यमुना नदी के साथ कि इतनी बुरी हालत हो रही है उसकी, और इसे गवर्नमेंट ने रोकने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। मुझे नहीं लगता नहीं उठाए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो दिल्ली के अभी जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, ये जब दिल्ली की सत्ता में आने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे थे और जब इनकी इलेक्शंस की बात चल रही थी, तो इनका एक मुद्दा था कि हम यमुना नदी को भी इतना स्वच्छ और सुंदर कर देंगे कि दिल्ली वालों को कहीं और से पानी लाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो ये हाल देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया है, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। दोस्तों आपने जो यमुना नदी के ऊपर झाग देखा, वो आखिर बनता कैसे है? इसका पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब कोई भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जब प्रदूषण का मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है और वहाँ के आसपास एरिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से जो भी पदार्थ निकलते हैं या धुआं जिसे हम कहते हैं वो निकलता है, और जिसकी वजह से आसपास के एरिया का सरफेस टेंशन काफ़ी गिर जाता है, जो घर्षण होती है वो काफ़ी गिर जाती है, और जिसके वजह से जो पानी के पदार्थ होते हैं, जो कि आसपास के वाटरफॉल्स हैं या नदियां हैं, उनमें वो एयर मिक्स हो जाता है, और वो एयर के मिक्स होने के बाद वहाँ पे फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये वो फॉर्म्स नहीं है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। और जो झाग है ये बेसिकली एक त्वरण, आप कह सकते हैं, एक घर्षण से बनता है। और इस झाग को हटाना इतना आसान नहीं होता पानी के सरफेस से, जिसके वजह से दिल्ली वालों को इतनी परेशानी होती है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रदूषण को रोकने के लिए बस ये कर देगी कि आप दिवाली में पटाखे ना फोड़े। अरे भाई साहब, पटाखे तो न्यू ईयर्स में भी फूटते हैं, या फिर आप अलग अलग कोई अगर टीम जीत जाती है मैच, आपका दिल्ली में मैच चल रहा है तो उसमें भी फटाखे फोड़ते हैं आप। तो ये तो एक बहाना होता है कि अब दिल्ली में दिवाली के दिन एक दिन ना फटाखा फोड़े तो हो सकता है उससे पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए। लेकिन मेन रीज़न ये है कि जब सालों सालों से, 20-30 सालों से या 15 सालों से जब इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपने कुछ स्टेप नहीं लिया, लेकिन आप एक हिंदू रिलेटेड त्यौहार को टारगेट करते हैं कि आप उस दिन पटाखे मत फोड़िए। ये तो बात हजम होने वाली बिल्कुल है नहीं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये बेसिकली दिल्ली की ही हैं, कल परसों की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम है। इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि उसमें विजिबिलिटी तक नहीं होती। और सर्दियों में खासतौर पे दोस्तों दिल्ली में तो ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। मतलब इतने सामने भी अगर आपको कोई गाड़ी सामने से आ रही हो तो उसकी लाइट्स तक नहीं दिखती, इतना ज़्यादा प्रदूषण का वहाँ पे स्रोत है। और यहाँ बेसिकली क्या हुआ, दिल्ली से जितने भी सारे फैक्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज थे बड़े बड़े, फिलहाल वो गुड़गांव या नोएडा में मूव कर दिया गया है। बट स्टिल दिल्ली की जो हालत है, जो प्रदूषण का स्तर है, वो बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली को अगर आप एनसीआर से अलग करें, अगर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव को अलग करें, तो दिल्ली इतनी छोटी सी बस्ती है, और उसमें उसका अगर पॉपुलेशन देखें आप तो माशाअल्लाह, वो तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं, वो नंबर्स आप देख सकते हैं। तो इतने पॉपुलेशन में इतनी गाड़ियां वहाँ पे हैं, इतने ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो जिसके वजह से जितने भी प्रदूषण का स्रोत है वो बाहर जाता नहीं, वो दिल्ली में ही रह जाता है। और यहाँ तक कि जितने सारे, अगर आप देखें, अभी भी जो बचे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जितना भी मलबा और गंदगी है, उनका कोई निकास नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके वजह से वो यमुना नदी में ही जाती है, और जिसके वजह से यमुना दिन पर दिन प्रदूषित होती जा रही है। और यहाँ तक प्रदूषण का इतना स्तर भर गया है कि वहाँ के पानी में, जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं, उसमें एमोनिया का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो पीने लायक नहीं बचा।
इसलिए दोस्तों दिल्ली में अगर कभी भी आप किसी बीमारी का आगमन देखें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में केस आते हैं। आप डेंगू देखें, मलेरिया देखें, या टाइफॉइड देखें, या कोविड देखें, इन सब बीमारियों का जो स्रोत है, स्वाइन फ्लू देखें, ये सब बीमारियां सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो तौर तरीका है लोगों का जीने का, आप देख सकते हैं, या फिर वहाँ जो प्रदूषण स्तर है वो कितना ज़्यादा है। और देशों के मुकाबले उनकी राजधानी से अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया की राजधानी दिल्ली को, तो आप देखेंगे कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। सारा ट्रेड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से होना है, सारे बड़े नेता दिल्ली में ही बैठते हैं, लेकिन जब आती है दिल्ली को स्वच्छ रखने की बात तो कोई सामने नहीं आता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप गाजीपुर लैंडफिल जो है, जो कि कुतुब मीनार के हाइट से भी ज़्यादा उसकी हाइट है, इतना कचरा और कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। खैर अब गौतम गंभीर ने कुछ अच्छे स्टेप्स उठाए हैं और उसको कम किया गया है, बट आखिर वो जमा क्यों हुआ, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है क्यों नहीं, और जो भी गवर्नमेंट आती है वहाँ पे जो वादे करती है वो निभाती क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली में इतना सारा पैसा है, गवर्नमेंट सिर्फ पैसे पे ध्यान देती है, लेकिन जब बात आती है दिल्ली वासियों की सेफ्टी की, जब उनको स्वच्छ पानी देने की बात आती है, जब उन्हें स्वच्छ खाना देने की बात आती है, कोई भी बीमारी आ जाए उनको उनसे बचाने की बात होती है, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने की बात होती है, तब गवर्नमेंट कहाँ जाती है। आप अगर उनकी स्वास्थ्य अगर विभाग को देखें, जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनकी रिपोर्ट्स देखें आप, कितनी बुरी हालत है दिल्ली की। अगर कोई बीमारी, छोटी सी बीमारी अगर वहाँ पे आ जाती है तो ऐसा लगता है कि बम सा फट गया है, राइट। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आखिर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कोई स्टेप्स कर रही है। जैसे मैंने पहले आपको फिर से पहले बताया था कि इन चीज़ों को रोकने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं किया, सिर्फ वादे करते हैं। लेकिन जब ऐसे हाल दिखते हैं कि यमुना में ऐसी हाल हो जाती है कि वहाँ फॉर्म्स भर रहे हैं, वहाँ की आने वाली जनरेशन, आपको पोल्यूशंस के काफ़ी सारे दोस्तों कॉसेस होते हैं, जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक होता है पोल्यूशन। जो आने वाले बच्चे होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेके उनके ब्रेन की फंक्शनिंग तक को इफेक्ट करता है पोल्यूशन। लेकिन इसके लिए अगेन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और पर्वों को टारगेट किया जाता है कि दिवाली ना मनाए या ईद ना मनाए या जो भी ना मनाए। बस ये गवर्नमेंट का यही है कि हम लोगों को आपस में लड़ाएं, ताकि जो मेन मुद्दा है, मेन फोकस है पोल्यूशन को, उसे ना वो रोक पा रहे हैं और वो हमें वो दिखे ना। तो आप भी इससे ज़रूर सीख लीजिए कि जब तक दिल्ली में गवर्नमेंट कुछ ना करे तब तक आप आपस में लड़िए नहीं। कोई भी अगर पर्व है इंडिया में तो उसे कृपया मनाएं जैसे मनाया जाता है, सालों से मनाया जा रहा है। एक दिन मनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गवर्नमेंट की इसमें आपको नाकामी ज़रूर ढूंढनी चाहिए और इसके खिलाफ कंप्लेन ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है दोस्तों? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अगर हमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए इसके लिए। ये यमुना का हाल अभी से नहीं है, ये अगर आप पिछले 5-6 साल से देखें तो ऐसे धीरे धीरे करके बिल्डअप हुआ है, और अब अचानक से एक बम सा फूट गया है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या हालत हो गई है नदी की। और एक शहर जो कि उसके पानी के भरोसे बैठा रहता है, उस नदी के पानी के भरोसे पीने के लिए या सफाई स्वच्छता के लिए, तो उस शहर का क्या होगा आगे चल के, आप ये सोचिए। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने आसपास एरिया में सफाई बनाए रखें और कम से कम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम करें, या जो भी आपके गंदगी है उसको ऐसे ही फैलाए ना, उसको इकट्ठा करके जो गाड़ियाँ आती हैं, जो कि सफाई की गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए उन पे डाला जाए और वो जाके सही जगहों से डिस्पोज करें। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो के दौरान कि अपने आसपास स्वच्छता जरूर बनाए रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।